गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? पढ़ाई अच्छी चली होगी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू वीडियो सारे सब्जेक्टों की PDF वगैरह आसानी से उपलब्ध हो रही है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से कभी भी एनी टाइम पूछ सकते हो, कभी भी स्कूल आ सकते हो पूछने के लिए, अपने होमवर्क जांच कराने के लिए। एनी जो भी प्रॉब्लम है आप संपर्क कर सकते हो, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे से जारी रखें। आज हम कक्षा 10 विषय SST सामाजिक विज्ञान लेसन 2 अध्याय 2 नाम संवाद। अभी तक हमने संवाद का अर्थ, संवाद का निर्माण, इसके बारे में चर्चा की। फिर हमने संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था या संवाद की विशेषताओं को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है। ये टॉपिक है अपना। भारत में संघीय संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं बताइए, ये विवेचना कीजिए। ये अपना टॉपिक है। अभी कल हमने जब पढ़ा तो हमने संवाद की विशेषताएं पढ़ी। इसमें हमने पढ़ा, पहला पढ़ा लिखित व निर्मित संविधान, फिर हमने दूसरा पढ़ा स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, फिर हमने तीसरा पढ़ा एकल नागरिकता, चौथा पढ़ा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, पांचवा पढ़ा दो प्रकार की सरकार है, दोहरी सरकार, छठा पढ़ा मौलिक अधिकारों में एक ही सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती, मौलिक अधिकारों में एक ही सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती। ये हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी। अब संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं और भारतीय संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं लगभग दोनों सेम है। अंतर क्या है? अंतर एक तो ये है कि देखो भारत में लिखित और निर्मित संविधान है, आपको पता है, तो इसकी विशेषताएं होगी। दूसरा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, बिल्कुल है। उच्चतम न्यायालय जो केंद्र राज्य के मध्य के संबंधों को अगर विवाद हो जाता है तो सुलझाता है और संबंधों को मजबूत करता है। वित्तीय व्यवस्था, ये वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, तो ये व्यवस्था है। एक नागरिक, केवल ये चीज है भारत में, ये दोहरी नागरिकता आती है संघात्मक व्यवस्था में, जबकि भारत में एकल नागरिकता है। कौन सी है? एकल नागरिकता। ये तो हम संघात्मक व्यवस्था को देखते हैं कि कैसे चलती है। उन्नीस सौ सैंतालीस में भारत आजाद हुआ और आजादी के साथ ही हमें विभाजन का सामना करना पड़ा। एक दुखद और रक्त रंजित विभाजन, क्योंकि जब हमारा भारत का विभाजन किया गया था तो धर्म के आधार पर किया गया कि जो भी जिस भी क्षेत्र में हिंदू समुदाय अधिक है वो भारत में रह जाए और मुस्लिम समुदाय अधिक है वो पाकिस्तान में चले जाए, वो पाकिस्तान में चले जाए। लेकिन ये व्यवस्था यही नहीं थी। अब बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ हिंदू और मुस्लिम
संख्या बराबर थी। तो उनका निर्धारण कैसे किया जाए? उनका निर्धारण किया गया था विस्थापन से। विस्थापन का मतलब यह है कि एक स्थान से व्यक्ति और उसके समुदाय को उठाकर दूसरे स्थान पर भेजना और वहां से उनको जो समुदाय मान लो ये एक पूर्व क्षेत्र है और एक पश्चिम क्षेत्र है, पूर्व है और एक पश्चिम क्षेत्र है। यहाँ दोनों समुदाय हिंदू और मुस्लिम, और यहाँ भी दोनों समुदाय हिंदू और मुस्लिम। तो अगर यहाँ से हमें मुस्लिमों को निकालना है और यहाँ से हिंदुओं को निकालना है, तो यहाँ से हिंदू यहाँ आ जाएंगे और यहाँ के मुसलमान यहाँ चले जाएंगे। इसे अपन बोलते हैं विस्थापन। तो ये विस्थापन देखने में तो आसान लग रहा है, देखने में तो आसान लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बड़ी मुश्किल था। मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि कोई भी समुदाय अपनी संपत्ति या अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगह स्थापित नहीं होना चाहता। तो यहाँ से जहाँ भी जिसको भी मौका लगा, अगर हिंदुओं को मौका लगा तो मुसलमानों को जबरदस्ती मार पीट कर भगाया गया, मुसलमानों को मौका लगा तो उन्होंने भी हिंदुओं को मार पीट के काट कूट के भगाया गया। तो इसलिए बोलते हैं कि भारत का विभाजन दुखद और रक्त रंजित रहा। साथ में ये भी थी कि हमने हमारा संविधान बनाया, एक संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारे यहाँ जो थी ये 562 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 562। इन 562 देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत या एकल भारत का गठन करना बहुत मुश्किल था। अगर हम एकात्मक व्यवस्था अपनाते तो उस स्थिति में और भी ज्यादा कठिन था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सूझबूझ से, बहुत समझदारी तरीके से भारतीय संविधान को संघात्मक व्यवस्था अपनाया और 562 रियासतों को मिलाकर भारत राज्यों का संघ नाम दिया गया। कहीं भी भारतीय संविधान में संघ का डेफिनेशन नहीं है और संघ का नाम नहीं है, केवल क्या नाम है? राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ। अब हम इसकी विशेषताओं, जो हम लोग ऊपर इसकी विशेषताएं पढ़ी वही विशेषताएं आ रही है। अब अंतर भारत में क्या आ रहा है कि पहले देखो शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है। शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में राज्य और केंद्र को मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब वो कैसे किया गया है? कल मैंने आपको बताया था कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। एक है समसूची, दूसरी है राजसूची और तीसरी है संवर्ग सूची। ये 3 सूचियों को उल्लेख किया गया है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे विषय भी थे जिनको लोग जोड़ना है, उन पर कानून बनाना भी जरूरी होता। तो उसके लिए अवशिष्ट शक्तियां, यह ध्यान देने वाली बात है कि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, तो कल जो मैंने आपको संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं बताई है, उन विशेषताओं में केवल दोहरी नागरिकता की जगह एकल नागरिकता हमें करनी है और बाकी का जो शक्तियों का विभाजन है वो इस तरह से करना है। बाकी का शक्तियों का विभाजन हमें किस तरह से करना है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। समसूची ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होता हो, उसे अपन संघ सूची कहते हैं। क्या समझे? ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होता हो, उन्हें हम संघ सूची कहते हैं। संघ सूची के विषय है जैसे बैंकिंग,
विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, ये ध्यान देने वाली बात है। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि समसूची के कोई 2 विषय बताइए, समसूची के कोई 2 विषय बताइए या सूची के कोई 2 विषय बताइए। तो मुद्रा, संचार, बैंकिंग, प्रतिरक्षा, ये समसूची के विषय। पहले इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय थे। वर्तमान में कितने? 100। क्या समझे? समसूची का समझ गए कि ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होता हो, समसूची कहलाती है। जैसे कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार, रेलवे, परमाणु आयोग, प्रतिरक्षा, डाक, विदेशी मामले। क्लियर? दूसरा, राज्य सूची। राज्य महत्व के या स्थानीय महत्व के ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होता हो, राज्य सूची के विषय कहलाते हैं। क्या समझे? राज्य महत्व के ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होता हो, राज्य सूची के विषय कहलाते हैं। जैसे सिंचाई, कृषि, पुलिस, व्यापार आदि। क्लियर? राज्य सूची मतलब राज्य महत्व के ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होता हो, उन्हें हम राज्य सूची के विषय कहते हैं। पहले इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 62 विषय हैं। कितने हैं? 62। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये हो कि राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब विशेष परिस्थिति कौन सी होती है? पहले नंबर पर तो आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249 ये कहता है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय सूची का घोषित कर देती है, तो उस विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। एक चीज हम समझ गए कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कब बना सकती है? तब जब अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि इनमें कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। एक तो विशेष परिस्थिति ये हुई। दूसरी परिस्थिति यह है कि राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल अपने 2/3 बहुमत से बहुमत पारित करके केंद्र सरकार से आग्रह करे कि आप इस विषय पर हमारे लिए कानून बनाएं, तो वो कानून बना सकती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू है, तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि संघ सूची पर तो केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार को एक अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है जिनके अनुसार केंद्र सरकार भी पर कानून बना सकती है। अब राज्य सूची के विषय मैंने आपको बता दिया, सिंचाई, कृषि, पुलिस, व्यापार, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय। इसमें पहले कितने थे? 66, वर्तमान में कितने? 62। क्लियर? तीसरा, संवर्ती सूची। ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी प्राप्त होता हो, संवर्ती सूची कहलाती है। क्या समझे? ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी प्राप्त होता हो, संवर्ती सूची कहलाती है। जैसे इसमें कौन कौन से? जैसे वन्य जीव, जनसंख्या, जनगणना, वन्य जीव, जनसंख्या, जनगणना, विवाह,
समवर्ती सूची के विषय पर हालांकि दोनों स्तरों की सरकार कानून बना सकती है, लेकिन किसी भी कानून पर अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, किसी भी कानून पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, न कि राज्य सरकार का कानून। देखो उदाहरण के रूप में कैसे देखें हम कि मान लो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कानून बनाया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो दोनों स्तरों की सरकार कानून बना सकती है, राइट। तो राज्य सरकार ने कानून बना दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया कि 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो ये दोनों कानूनों में विवाद हो गया कि नहीं हो गया? विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी नहीं, उदाहरण के रूप में हम समझ रहे हैं, विवाद हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि केंद्र सरकार का जो कानून बनाया है वो कानून मान्य होगा और राज्य सरकार का कानून रद्द हो जाएगा। क्लियर? ये तीनों विषय, तीनों सूची आपको समझ आई। अब चौथी सूची है अपने पास अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या है? देखो उपरोक्त तीनों सूचियों में ऐसे विषय जो उपरोक्त तीनों सूचियों में नहीं आते उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। ऐसे विषय जो उपरोक्त तीनों सूचियों में नहीं आते उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, जैसे कि साइबर कानून, इंटरनेट कानून आदि से संबंधित कोई अगर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। यहाँ विपरीत संघीय व्यवस्था के विपरीत है। अगर संघात्मक व्यवस्था में हम देखें तो अमेरिका में जो है वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को सौंपी गई है। किसको दी गई है? केंद्र सरकार को। जबकि भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है। अमेरिका में राज्य सरकार को प्राप्त है, भारत में केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो भारत में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो इस तरह से किया गया है। हमने आपको संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं बताई है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वो एकात्मकता क्यों झुकी हुई है? इसक्यों एकात्मकता क्यों? हमने शुरू में जब ये चैप्टर शुरू किया था तब हमने एकात्मक और संघात्मक दोनों में अंतर कराया था। तो भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था नहीं है, पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था नहीं है, बल्कि क्या है? एकात्मकता क्यों झुकी हुई है कि इसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारतीय व्यवस्था को या भारतीय शासन व्यवस्था को एकात्मकता या एकात्मक वाली सरकार घोषित करते हैं। ये व्यवस्था हम आपको कल बताएंगे।